हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पढ़ ले इंडिया पर। दोस्तों, बेसिकली जो घटना चक्र की आई दृष्टि है वो 7 पार्ट में डिवाइड है। राष्ट्रीय परिदृश्य, अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य, आर्थिक परिदृश्य और वैज्ञानिक परिदृश्य, उत्तर प्रदेश स्पेशल भी है, संक्षिप्तीय और खेल परिदृश्य। तो सबसे पहला हमारा जो इसमें पार्ट है वो राष्ट्रीय परिदृश्य दिया गया है। राष्ट्रीय परिदृश्य में आपका देश की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, शैक्षणिक घटनाओं एवं विभिन्न मंत्रालयों की घटनाओं पर नज़र है। इसमें अब शुरू करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है, आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा मिल गया है। आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा चुनाव चिन्ह आवंटन आदेश, ये 1968 में इलेक्शन सिंबल्स रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968 के तहत राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने हेतु निर्धारित मानदंड है। कुछ जो नेशनल पार्टीज़ होती हैं या राज्य की भी जो पार्टीज़ होती हैं वो कौन सी पार्टी राज्य स्तर की है और है भी कि नहीं, और नेशनल पार्टी जो है वो उस मानदंड को पूरा करने के लिए है कि नहीं, उसकी कुछ उसमें कुछ प्रकार की न्यूनतम मानदंड तय किया गया है। तो सबसे पहला जो इसमें मानदंड होता है वो लोकसभा या विधानसभा में किसी आम चुनाव में उस राजनीतिक दल को न्यूनतम 4 राज्यों में से किसी एक कुल वैध मतों का 6% मत प्राप्त हुए हो, या लोकसभा में सभी उस लोकसभा की न्यूनतम 4 सीटें जीती हों। तो सबसे पहले 4 राज्यों में उसको 6% न्यूनतम मत प्राप्त हुई, वो भी वैलिड वोट, या तो 4 सीटें जीती हों, या दूसरा जो क्राइटेरिया इन्होंने फिक्स किया है, लोकसभा में के पिछले आम चुनाव में उस दल ने 2% सीटें जीती हो, यानी कि जो हमारी 550 सीटें हैं इसमें इसका 2% जीती हो, यानी कि हमारे लगभग 10-11 सीटें वो जीती रही लोकसभा की, तो वो भी जो है नेशनल पार्टीज़ के लेवल में आ जाता है। तीसरा, उस राजनीतिक दल के 4 या 4 से अधिक राज्य स्तरीय दलों के रूप में मान्यता प्राप्त हो। तो 4 राज्य में जो है वो राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो। उपयुक्त शर्तों के किसी एक शर्त को भी पूरा करने से, एक राजनीतिक दल किसी एक शर्त को भी आप अगर पूरा कर देंगे इसमें से, तो वो राजनीतिक जो दल है वो नेशनल पार्टी का दर्जा उसको मिल जाएगा। इसमें कुछ याद करने लायक तथ्य क्या हैं? 10 अप्रैल 2023 को भारतीय निर्वाचन आयोग ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्रदान किया। बहुत तेज़ी से उभरती पार्टी है। 2013-14 में अस्तित्व में आई अन्ना आंदोलन के समय से, और उसके बाद इस बढ़ती ही चली गई। 2-3 राज्यों में आप बेसिकली इसको देखे होंगे। अभी पंजाब में जल्दी सरकार बनाई है, भगवंत मान जी चीफ मिनिस्टर हैं वहाँ के, इसको राष्ट्रीय दल का दर्जा मिल गया है। अखिल भारतीय, इसमें कुछ जो मेन टॉपिक है इसमें क्या है, टीएमसी, ममता दीदी की जो टीएमसी है, और राष्ट्रवादी कांग्रेस, नेशनल कांग्रेस पार्टी, ये शरद पवार जी की पार्टी है जो महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। एनसीपी इसका नाम है। इन दोनों को राष्ट्रीय दल का दर्जा वापस ले लिया गया, क्योंकि ये जो क्राइटेरिया है ये हर साल रिव्यू करते हैं, और उस क्राइटेरिया को ये उस पे क्राइटेरिया या उस मानदंड पे ये खरे नहीं उतरे, तो इनकी जो पार्टी राज्य स्तर की पार्टी ही रह गई। अब वर्तमान समय में 6 दलों की संख्या, 6 दल रह गए हैं जो राष्ट्रीय पार्टी हो गए हैं। और इन 6 दलों के बारे में थोड़ी सी पहले बात कर लिया जाए। ये 6 दल जो है ये आपकी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी मायावती जी की, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, सीताराम येचुरी इनके नेता हैं, नेशनल पीपुल्स पार्टी, ये बेसिकली जो है पूर्वोत्तर नागालैंड और मेघालय साइड की जो नेशनल पार्टी है, नेशनल पीपुल्स पार्टी, और आम आदमी पार्टी जो इसको अभी हाल ही में दर्जा मिल गया है। इसके बाद देखते हैं हम इस वर्तमान में देश की कुल राष्ट्रीय दलों की संख्या 6 हो गई है। हाल ही में संपन्न गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 में आम आदमी पार्टी की समीक्षा से यह स्पष्ट होता है कि इस पार्टी ने प्रत्याशियों के उक्त चुनाव में कुल वैध मतों की 12.92% मत प्राप्त किए, यानी कि 6% से ज़्यादा प्राप्त कर लिया, तो इसको नेशनल पार्टी के दर्जा मिल गया। क्योंकि इससे पहले ये जो पार्टी है ये गोवा में भी प्राप्त कर चुकी है, पंजाब में इसकी सरकार है ही, और दिल्ली में ये सबसे पहले इसकी सरकार दिल्ली में ही बनी। तो अभी ये जो है ये गुजरात में 12% लगभग प्राप्त कर ली। तो 4 जब ये राज्यों में प्राप्त कर चुकी है तो इसको अब नेशनल पार्टी का दर्जा दे दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। ये तो वही हो गया आम आदमी पार्टी का
चुनाव चिन्ह तो आप झाड़ू ब्रूम जानते ही हैं। अब नया हमारा टॉपिक है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो है बेसिकली क्या होता है, ये नॉर्थ साइड नॉर्थ बॉर्डर में जो लगे हमारे इलाके होते हैं, जैसे आपका उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उधर अरुणाचल प्रदेश हो गया, ये जो इसके सीमावर्ती जो गांव हैं इनको विकसित करने के लिए, इनकी कायाकल्प करने के लिए ये वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। इसमें बेसिकली 3 ही पॉइंट आपको याद करना है। सबसे पहले तो इसमें वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम VVP 2022-23 के दौरान इसमें जो है बजट में अपने आवंटित किया गया था। इसमें सीमित कनेक्टिविटी एवं अवसंरचना वाले उत्तरी सीमा के सीमावर्ती गांव को आच्छादित करने की परिकल्पना की गई है, जो अक्सर विकास के लाभों से वंचित रह जाते हैं क्योंकि वहां तक एकदम लास्ट टाइम में विकास पहुंच नहीं पाता है। और इसमें इसको विकसित करने का एक सबसे बड़ा रीज़न ये भी हो सकता है कि जो चाइना अपनी एग्रेशन दिखाता रहता है, उसकी विकासवादी जो नीतियाँ हैं, अभी अरुणाचल प्रदेश की कुछ जगहों का नाम बदल दिया उसने, तो ये इस विकास से उस गांव की कनेक्टिविटी जब और बेहतर हो पाएगी तो हमको और ज़्यादा वहाँ तक पहुँच मिलेगा, वहाँ की जानकारियाँ हमको तुरंत सरकार तक, दिल्ली तक पहुँचने में आसानी होगी। इसमें कुछ याद करने लायक फैक्ट्स जो हैं वो देख लिया जाए। 10 अप्रैल 2023 को गृह मंत्री ने अमित शाह ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को लॉन्च किया। तो 10 अप्रैल 2023 को लॉन्च किया, लेकिन इसका जो नरेंद्र मोदी ने इसको 15 फरवरी को ही बजट में आवंटित कर दिया था। तो इसमें एक सबसे बड़ा अरुणाचल प्रदेश के अंजाव जिले के किबुतु गांव में, किबुतु इसको याद रखा जाए, किबुतु गांव है और ये अंजाव जिले में है, अरुणाचल प्रदेश में आता है। यहाँ से इसको लॉन्च किया गया अभी हाल ही में 10 अप्रैल को। आगे बढ़ते हैं हमारे उल्लेखनीय है कि 15 फरवरी 2023 को नरेंद्र मोदी अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को मंजूरी दी थी। मगर मंजूरी पूछ लिया वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का तो 15 फरवरी होगा और इसको लागू 10 अप्रैल को किया गया। तो मंजूरी 15 फरवरी और लागू इसको 10 अप्रैल को किया गया 2023 को। किसके द्वारा? अमित शाह के द्वारा मंजूरी नरेंद्र मोदी के द्वारा दी गई। यह एक केंद्रीय परियोजित योजना है वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 25-26 तक, मतलब 22-23 से 25-26 के वित्त वर्ष तक इसको पूरा करने का लक्ष्य दिया गया है। 4800 करोड़ रुपए इसमें आवंटित किए गए हैं, यानी कि लगभग एक साल में 1200 करोड़ रुपए का लगभग एस्टिमेट बैठ रहा है। और इस योजना के तहत 4 राज्य, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ये दोनों कहीं ना कहीं चीन से सटे, इनकी बॉर्डर टच होती है, और सिक्किम और उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश में इसको लॉन्च किया गया, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड और सिक्किम, ये 4 राज्यों में ये प्रोग्राम चलाया जाएगा। 19 जिलों के 46 ब्लॉक के 1967 गाँवों में समग्र विकास के लिए शामिल किया जाएगा। बेसिकली हमसे पूछ सकता है कि राज्यों में कौन कौन से, इनमें से किन राज्यों में ये प्रोग्राम चल रहा है, और 19 जिलों के 2967 यदि आप चाहें तो उसको भी याद रख सकते हैं। पहले चरण में प्राथमिकता के आधार पर 662 गाँव की पहचान की गई है, जिनमें से 445 गांव सिर्फ अरुणाचल प्रदेश में। सबसे ज़्यादा हमको अरुणाचल प्रदेश में ही ये किया गया है, सबसे ज़्यादा पहले चरण में प्राथमिकता के आधार पर 662 गाँव की पहचान की गई है, जिसमें से 655 गांव सिर्फ अरुणाचल प्रदेश में है। सबसे ज़्यादा जो इसकी आवश्यकता है अरुणाचल प्रदेश में ही, सभी हाल ही में उसने कई जिलों के नाम मैंडारिन में रख दिए, अपनी लैंग्वेज में रख दिए। मैंडारिन जो चाइनीज़ लैंग्वेज होती है, जो सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा चीन की है मैंडारिन, उसमें उसने नाम बदल दिया चाइना के गाँव का। सरकार ने क्लेरिफिकेशन भी दिया कि ये हमारा अभिन्न अंग है अरुणाचल प्रदेश, और आपके नाम बदलने से आपका नहीं हो जाता है। चीन को शायद अभी योगी जी के बारे में पता नहीं है, अगर पता होता तो वो नाम बदलने की हिमायत ना करता। एक बार योगी जी अगर बन गए तो बीजिंग का भी नाम बदल सकते हैं। साथ ही उसने मूल स्थान पर रहने के लिए प्रोत्साहित किया। क्या बेसिकली वहाँ पर जो रोज़गार की कमी होती है उसकी वजह से लोग वहाँ पर औद्योगिक नगर में पलायन कर जाते हैं, लेकिन अब सरकार मदद करके वहाँ पर मूल सुविधाएं दे के इस विलेज प्रोग्राम के द्वारा वहाँ पर रहने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करेगी। आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद अब ये विलेज प्रोग्राम का इतना मसला था। अब ये मेन चुनाव जो हुए हैं अभी हाल ही में संपन्न, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं, इसके बारे में फिर डिस्कस करने के लिए आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान के तहत प्रदत्त प्राधिकारों और शक्तियों का प्रयोग करते हुए हाल ही में निर्वाचन आयोग ने भारत के
मेघालय, नागालैंड एवं त्रिपुरा में स्वतंत्र, निष्पक्ष, सहभागी एवं सुरक्षित विधानसभा निर्वाचन संपन्न कराएं। मतलब स्वतंत्र, निष्पक्ष, सहभागी एवं सुरक्षित, ये कहना जरूरी था। इसमें कुछ याद करने लायक फैक्ट जो हैं, 2 मार्च 2023 को 3 राज्यों में विधानसभा परिणाम जारी हुए। कब हुए? 2 मार्च 2023 को 3 राज्यों में हुए। मेघालय की 10वीं विधानसभा सीट है, मेघालय की 10वीं है, और ये 15 मार्च 2030 को निर्धारित थी, जिसके कारण राज्य में 27 फरवरी 2030 के एक चरण में चुनाव संपन्न हुए। दसवीं मेघालय विधानसभा के कार्यकाल की समाप्ति 15 मार्च 2023 को निर्धारित थी। 27 फरवरी 2030 को एक चरण में संपन्न चुनाव हो गए, क्योंकि इसमें 60 ही विधानसभा की सीट है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात सबसे ज़्यादा ये है कि जो 60 सीटें हैं, इनमें से 59 सीटें, ये जो निर्वाचन, इसमें 59 सीटों पर ही जो है चुनाव हुआ था। एक सीट स्थगित कर दी गई थी, सोहंगियांग निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव स्थगित कर दिया गया था। इसमें एक इंटरेस्टिंग बात सबसे ज़्यादा ये है कि ये जो 60 सीटें हैं, इनमें से 55 सीटें 60 सीटों में 55 सीटें एसटी के लिए रिजर्व है। सिर्फ 5 सीटों पर ही रिजर्वेशन लागू नहीं है, यानी कि जो जनरल लोग लड़ सकते हैं। सिर्फ 5 सीट ऐसी है कि जिसमें सामान्य लोग लड़ सकते हैं। और ये जो एक सीटें छोड़ी गई है, HDR लिंगदेह के निधन के कारण यह निर्णय लिया गया था। मेघालय विधानसभा निर्वाचन 2023 में 86.69% मतदान हुआ। बहुत ज़्यादा मतदान हुआ। हमारे उत्तर प्रदेश में 60-65% जाते जाते हद हो जाती है। 2018 की तुलना में मामूली सी इसमें वृद्धि हुई 0.04% की। और ये इसमें सबसे बड़ी जो पार्टी के रूप में उभर कर सामने आई है, जो नेशनल पार्टी का भी जिसको दर्जा है, अभी पिछले वाले आम आदमी पार्टी के जो नेशनल पार्टी का दर्जा मिला था, उसमें पढ़ रहे थे कि NPP जो पार्टी थी, वो सबसे बड़ी पार्टी के रूप में यहाँ पर उभर कर सामने आई है। और दूसरे कार्यकाल हेतु मुख्यमंत्री ने शपथ ग्रहण भी किया है, जिसका नाम है कोरनाड के संगमा। 7 मार्च 2030 को कोरनाड के संगमा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। प्रिस्टोन टाइनसोंग तथा शिन आओ ब्लंग ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण किया। भाई, इनका नाम भी तो चाइनीज लग रहा है। 9 मार्च 2030 को NPP के थॉमस ए संगमा को ग्रामीण मेघालय विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया। इसमें हम स्थिति देख लेते हैं किस प्रकार से मेघालय में पार्टियों की स्थिति है, कौन कितनी सीटें जीतकर किस प्रकार से आई हैं। तो NPP जो प्रमुख पार्टी बनकर सामने आई है, उसने 26 सीटें जीती और 31.49 लगभग 31.38% इसको मिला। और यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी जो है वो 11 सीटें 16.21%। भारतीय कांग्रेस इसमें 5 सीटें जीत कर आई। और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस जो TMC ममता बनर्जी की है, ये 13.88, इसके दोनों परसेंटेज भी बराबर हैं। और वॉइस ऑफ द पीपल पार्टी 4 सीटें जीत के है, इसका दिया नहीं गया। भारतीय जनता पार्टी 2 सीटें जीत कर आई सिर्फ। तो सबसे ज़्यादा जो पार्टी इसमें जो पावर में है इस समय, वो नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी, नेशनल पीपुल्स पार्टी 26, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक पार्टी 11। इसमें सरकार में BJP शामिल है। नागालैंड के बारे में अब अगली विधानसभा जो है नागालैंड, वो 13वीं विधानसभा कार्यकाल की समाप्ति की तिथि 12 मार्च 2023 को थी, और जिसमें 27 फरवरी 2023 को एक ही चरण में चुनाव संपन्न हो गए। 60 यहाँ भी चुनाव की जो है सीटें हैं, और 59 अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं। इसमें 60 सीटें यहाँ भी हैं। तीनों में 60-60 सीटें हैं। जो तीनों चुनाव हुए हैं साथ में, इनमें सब में 60-60 ही सीटें हैं विधानसभा की। लेकिन एक में 55 रिजर्व है, और इसमें जो नागालैंड में ये तो 59 रिजर्व है। सिर्फ एक सीटें जो है जनरल के लिए है, STs के लिए 59 सीटें रिजर्व है। आगे बढ़ते हैं। हालांकि नागालैंड में केवल 59 निर्वाचन क्षेत्रों हेतु ही चुनाव संपन्न किए, जबकि अकुलोटो निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के कुजितो किमनी निर्विरोध घोषित किए गए। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट ये बन जाता है, क्योंकि कोई भी विधानसभा चुनाव हो और उसमें कोई प्रधानी का जैसे चुनाव थोड़ी ना है कि यहाँ पर जो है निर्विरोध चुने गए हैं। इसलिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है कि नागालैंड का जो चुनाव हो, इसमें निर्विरोध कौन घोषित किए? कुजितो किमनी, नो एनिमी इनके,
और इसीलिए इनका नाम है कुजितो केमनी। वर्ष 2023 को चुनाव में राज्य की भारतीय जनता पार्टी और उसकी प्रभावशाली क्षेत्रीय पार्टी नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी, यहाँ पर एक जो प्रभावशाली पार्टी है नेशनल प्रोग्रेसिव इसका नाम है, ये बेसिकली पावर में प्रभुत्व रहा है। और ये जो एनिमी कुजितो केमनी है इनके बारे में बात किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के कुल 12 सीटें जबकि एनडीपी को सर्वाधिक 25 सीटें प्राप्त हुई। वर्ष 2023 में चुनाव में नागालैंड के इतिहास में पहली बार कोई महिला विधायक के रूप में चुनी गई। ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी तक अगर महिला चुनी नहीं गई है विधायक तो ये तो इम्पोर्टेंट है ये कि कोई विधायक ही नहीं अभी नागालैंड में महिला हुई थी। ये तो अच्छी पहल है कि महिलाएं भी जो है राजनीति में बढ़ चढ़ कर भाग ले रही हैं। ये दीमापुर निर्वाचन क्षेत्र से विजयी घोषित हुई हैं। हालांकि नागालैंड के केवल 59 निर्वाचन क्षेत्रों पर ही चुनाव संपन्न हुए, जबकि एकुलोटो निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कुजितो केमनी निर्विरोध विजयी घोषित हुए। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि कोई ग्राम पंचायत का चुनाव तो है नहीं कि एक निर्विरोध घोषित हो जाए, कोई प्रत्याशी घोषित हो जाए, तो इनका नाम भी पूछ सकता है। इंपॉर्टेंट है कुजितो केमनी। कुजितो केमनी आप ऐसे याद रख सकते हैं कि इनका कोई एनिमी नहीं है, इसलिए केमनी की निमी इनका नाम है, निर्विरोध घोषित हुई हैं। 2023 के चुनाव में राज्य के भारतीय जनता पार्टी एवं उसकी प्रभावशाली नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी का प्रभुत्व रहा। 12 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने, एनडीपी को 25 सीटें प्राप्त हुई हैं। 60 सीटें हैं, 31 बहुमत के लिए चाहिए और 25 तो यही खुद प्राप्त कर ली। 12 भारतीय जनता पार्टी, दोनों मिला के ये पूर्ण बहुमत की सरकार में हो गए। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये है कि पहली बार कोई महिला विधायक के रूप में निर्वाचित हुई। अभी तक यहाँ कोई महिला ही नहीं चुनी गई थी, लगता है पहली बार। यहाँ पर हेकानू जकालू नाम है, हेकानी जकालू जो है, ये पहला बार उनको ये चीज़ मौका मिला कि कोई महिला विधानसभा में जाके बैठेगी। एनडीपी की एक अन्य महिला प्रत्याशी क्रूस नाम है इनका, ये पश्चिमी अंगामी निर्वाचन क्षेत्र से महिला विधायक निर्वाचित हुई। 7 मार्च 2023 को एनडीपी के नेता नेफ्यू रियो के 5वें कार्यकाल हेतु नागालैंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया। टीआर जेलियांग तथा नेन्थ्याऊ पैटर्न ने उप मुख्यमंत्री पद के रूप में शपथ लिया। शेरिगेन लोंग कुमेर ने 14वीं नागालैंड की विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया। इसमें पार्टी की स्थिति देख लिया जाए, नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी, नेशनल डेमोक्रेटिक एनडीपी ने 25 सीटें हासिल की, 32.22% इसने मत प्रतिशत प्राप्त किया। 12 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने 18.11%, नेशनल कांग्रेस पार्टी यानी कि कांग्रेस 9.59, इसने 7 ही सीटें यहाँ पर हासिल कर पाई। और रामविलास पासवान जो कि बिहार बेस्ड राजनीतिक दल है, ये 8.65% मत यहाँ पर प्राप्त हुए। त्रिपुरा की बात किया जाए, तीसरा सबसे लास्ट में जो हुआ था वो त्रिपुरा ही हुआ था। तो त्रिपुरा की 12वीं विधानसभा के कार्यकाल की समाप्ति 22 मार्च 2023 को निर्धारित थी, जिसके कारण 16 फरवरी 2023 को एक चरण में चुनाव संपन्न हुए। एक ही चरण में तीनों जगह हुए हैं चुनाव संपन्न, और कुल संख्या 60 है। इसमें अनुसूचित जातियों की संख्या 10 है। 10 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए हैं यानी कि एससी के लिए हैं, और 20 एसटी के लिए हैं। 20 एसटी के लिए हैं, ये 20 जो है ये एसटी के लिए हैं और ये 10 एसटी के लिए, एससी के लिए हैं। तो कहने का मतलब आधी सीटें जो एसटी के लिए हैं और आधी जनरल के लिए हैं, कोई भी इसमें चुनाव लड़ सकता है। चुनाव परिणाम के अनुसार त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी और उसका सहयोगी क्षेत्र रहा इंडिजेंस पीपुल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा ने कुल 33 सीट ने जीतने में सफलता, इसने अकेले ही इसने आधी से ज़्यादा सीटें जीत ली। 8 मार्च 2023 को भाजपा के नेता मणिक शाह ने दूसरे कार्यकाल हेतु त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया। इसमें देखो ये बहुत ही ज़्यादा, इसमें जो 33 सीटें में 32 अकेले भारतीय जनता पार्टी ने और एक सीट जो है
उसने इंडिजेनस पीपुल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा के रूप में इसने जीता। 24 मार्च 2023 को भाजपा विधायक बंधु सेन त्रिपुरा के विधानसभा के अध्यक्ष में। इसमें पार्टी की स्थिति क्या है, भारतीय जनता पार्टी अकेले ही पूर्ण बहुमत बना ली, लेकिन उसने सरकार में उसको एक विधायक को रखा। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी ने 11 सीटें जीती, CPIM 11 सीटें जीती, भारतीय कांग्रेस ने 3 सीटें जीती। इसके बाद इंडिजिनस पीपुल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा ने 1 सीटें जीती, जो कि सरकार में शामिल है। और त्रिपुरा मोठा पार्टी, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, 13 सीटें इसने भी जीते, लेकिन इसका मत प्रतिशत नहीं दिया गया है। यहाँ 3 विधानसभा जो अभी हाल ही में पूर्वोत्तर में हुई है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूर्वोत्तर भी हमारे भारत का एक अभिन्न अंग है और हमको उतनी ही राजनीतिक महत्व उसको भी देना चाहिए जितना हम उत्तर भारत या दक्षिण भारत के विकसित राज्यों को देते हैं। इसलिए इसको भी हम वहाँ पर हमारी विकास योजनाएं पहुँच सके, इसलिए सरकार प्रयास करना चाहिए वहाँ पर। अब अगला टॉपिक जो हमारा है वो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट अपनी तरह की पहली राष्ट्रीय आवधिक रिपोर्टिंग है, जो प्रत्येक राज्य में न्याय प्रणाली और 4 स्तंभों, न्याय प्रणाली के 4 स्तंभ क्या होते हैं। अगर कोई मामला, किसी से कोई मसला हो गया तो सबसे पहले पुलिस के पास जाता है, फिर कानूनी सहायता ली जाती है। सबसे पहले वो पुलिस के पास जाएगा, फिर कानूनी सहायता लेगा, फिर न्यायपालिका, कोर्ट कचहरी, ये सब। फिर उसके बाद अंतिम में अगर नहीं मतलब अगर उसका न्याय सिद्ध, वो उसकी जुर्म को सिद्ध कर दिया जाए तो उसको जेल प्रणाली में जाना ही पड़ेगा, यानी कि उसको जेल जाना ही पड़ेगा। तो 4 स्तंभ है। ये 4 स्तंभ बेसिकली उसके पॉइंट के आधार पर दिया जाता है, कौन से राज्य इन चारों स्तंभ है इनमें प्रोवाइड करने के लिए अपने नागरिकों को कितने मार्क्स, उनमें कितनी उनकी रैंकिंग होती है, उसी आधार पर उस राज्य के जस्टिस रिपोर्ट को तैयार किया जाता है। तो इसमें स्मरणीय तथ्य क्या है, 4 अप्रैल 2023 को इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 4 अप्रैल 2023 को इंडिया जस्टिस रिपोर्ट जारी की गई। यह रिपोर्ट का 3रा संस्करण है। इसे दक्ष कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट इनिशिएटिव, इसमें इसे दक्ष कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट इनिशिएटिव, कॉमन कॉज सेंटर फॉर सोशल जस्टिस विद सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी एंड TISS प्रयास द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया गया। इसमें कई संस्थाएं इसमें हैं। आगे देखा जाए इसमें क्या क्या आपका दिया गया है। 1 मिनट दोस्तों, इस रिपोर्ट का प्रथम संस्करण 2019 में जारी किया गया था। ये 3रा है, 2023 में 3रा संस्करण है, 2019 में पहला था। इस रिपोर्ट के अंतर्गत भारतीय राज्यों को न्याय की पहुंच की उसकी क्षमता के अनुसार रैंक प्रदान किए जाते हैं। इसमें बेसिकली जो पूरे राज्य है इसमें 2 आकार में बांटा गया है। एक बड़े साइज के जो राज्य हैं, जैसे आपका यूपी हो गया, MP हो गया, राजस्थान, छोटे में से गोवा हो गया, सिक्किम हो गया, या पूर्वोत्तर के भी कुछ राज्य हैं। इन राज्यों को 102 संकेतों के आधार पर श्रेष्ठ, मध्यम एवं वरिष्ठ श्रेणी में विभाजित किया गया, जो वेस्ट क्वालिटी के मीडियम और वर्स्ट क्वालिटी में 3 प्रकार में इसमें बांटा गया है। इसमें सबसे मेन बात, इसमें देखिए बहुत ही मज़े की बात क्या है, कर्नाटक 6.38 अंक के साथ भारत का सर्वश्रेष्ठ राज्य है, जबकि बड़े राज्यों में उत्तर प्रदेश अंतिम स्थान पर है। हमारा जो उत्तर प्रदेश है ये सबसे अंतिम पायदान पर है, जबकि ये ऐसा दावा किया जाता है सरकार के द्वारा कि जो न्यायिक व्यवस्था है और कानूनी रूप से बहुत सशक्त हो गया है, कोई किसी भी प्रकार की यहाँ पर घटनाएं घटित नहीं होती है, कानून व्यवस्था बहुत चुस्त दुरुस्त है। लेकिन यहाँ पर अंतिम पायदान पर इसको 18वीं रैंक पर रखा गया है, बिहार से भी पीछे रखा गया है इसको, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। अंतिम पायदान पर उत्तर प्रदेश को रखा गया है। 3.78 इसका नंबर इसमें दिया गया है इसको। छोटे राज्यों में सबसे अच्छा सिक्किम है, जो कि ऑब्वियसली सिक्किम तो अच्छा हर मामले में है, और गोवा अंतिम पायदान पर है सबसे छोटे राज्यों पर। इसमें अब देखा जाए कि कैसे इसमें है, तो फर्स्ट राज्य में कर्नाटका दिया ही था, तमिलनाडु, तेलंगाना, उसके बाद खराब में आपका उत्तर प्रदेश सबसे खराब है, फिर पश्चिम बंगाल, तब बिहार। यानी कि सबसे खराब उत्तर प्रदेश, तब ममता दीदी की पश्चिम बंगाल, उसके बाद बिहार। जो सब कहते हैं बिहार और ख़राब है, जंगल राज की तरीके से दिखाया जाता था, और यूपी को राम राज्य के तरीके से। लेकिन इसमें स्थिति तो कुछ और ही है। अब विभिन्न स्तंभों में उत्तर प्रदेश की रैंक है स्पेशल, और उसमें तो रैंक की आवश्यकता नहीं, बट उत्तर प्रदेश को देख लिया जाए कि इसमें रैंक जो है क्या है। पुलिस 15 रैंक पाई है, स्कोर 4.37। जेल प्रणाली 17 पाई है और स्कोर 3.35।
न्याय प्रणाली 15 4.05, कानूनी सहायता 18 3.26, यानी कि कानूनी और जेल प्रणाली में सबसे आगे है। न्यायपालिका और पुलिस में सेम बराबर है। आगे देखते हैं हम। हाँ, एमबी गंगा विलास विश्व का सबसे लंबा क्रूज, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 12 अप्रैल को लागू हुआ था। देश के अंतर्देशीय जल परिवहन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस अधिनियम के तहत 111 जलमार्गों को 5 वर्तमान तथा 6 नए राष्ट्रीय जलमार्गों को घोषित किया गया। देश के 24 राज्यों में विस्तृत इन राष्ट्रीय जलमार्गों की कुल लंबाई 20,275 किलोमीटर है। इसमें जो है काफ़ी संभावनाएं हैं पर्यटन को लेके, तो इसमें कुछ याद करने लायक जो फैक्ट हैं उसको देखा जाए। नरेंद्र मोदी ने इसको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस विश्व के सबसे लंबे नदी क्रूज को एमबी गंगा विलास को वाराणसी से हरी झंडी दिखाई, मतलब अपने लोकसभा सांसदीय क्षेत्र से 13 जनवरी 2023 को हरी झंडी दिखाई। यह 28 फरवरी 2023 को असम के डिब्रूगढ़ जिले के बोरीबोल में जाके पूर्ण होगी, यानी कि 13 से 28 फरवरी, लगभग 1.5 महीने का ये पूरा का पूरा यात्रा इनके रहेगा असम के डिब्रूगढ़ के बोगी बील जगह से, मतलब बनारस वाराणसी से आपका बोगीबोल। यह लगभग 3200 किलोमीटर की यात्रा रही, जिसमें भारत के साथ बांग्लादेश के भी कुछ क्षेत्रों को शामिल किया जाएगा। इसमें ध्यातव्य है कि जो राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 है वो हल्दिया से प्रयागराज है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या धुबरी से सदिया से होकर गुजरती है। 1 जो है वो गंगा भागीरथी हुगली नदी प्रणाली से है। 2 जो है ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली से, तो जानती हैं। और साथ ही क्रूज में यह कोलकाता से धुबरी तक इंडो बांग्ला प्रोटोकॉल मार्ग से भी होकर गुजरती है। यह कुल 27 नदी प्रणालियों से, अगर ये पूछा जाए कि कितनी नदी प्रणालियों से होकर गुजरती है, तो कुल 27 नदी प्रणालियों से होकर गुजरती है। ये इम्पोर्टेंट है। इस यात्रा में विश्व धरोहर स्थल, राष्ट्रीय उद्यान, नदी घाटी और बिहार में पटना, झारखंड में साहिबगंज और पश्चिम बंगाल में कोलकाता, बांग्लादेश में ढाका, असम में गुवाहाटी सहित 50 पर्यटन स्थलों का जो मेन इसके जो पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं वो भ्रमण शामिल है। इसमें भारत और बांग्लादेश की कला, संस्कृति और इतिहास और आध्यात्मिकता को भी समझने का अवसर मिलेगा। पहले तो 1905 के पहले भारत और बांग्लादेश एक ही था, तो इस तरीके से जो है उसकी संस्कृति और सभ्यता कहीं ना कहीं मेल खाती है, तो उसको भी समझने का अवसर मिलेगा। इसमें ज़्यादातर इसमें जो मेन टॉपिक हो जाता है वो स्विट्ज़रलैंड के 32 पर्यटक इसमें शामिल है। जो भी पर्यटक है वो 32 जो हैं उसमें स्विट्ज़रलैंड के हैं। और ये निजी संचालक मेसर्स अंतारा रिवर क्रूज के द्वारा संचालित होता है। ज्ञातव्य है कि एमबी गंगा विलास पोत की लंबाई 62 मीटर एवं चौड़ाई 12 मीटर है। इतना हो गया। आगे वाले पे बढ़ते हैं। यह पोत प्रदूषक नियंत्रक तथा सौर नियंत्रक प्रौद्योगिकी से युक्त है। टेंट सिटी की बात की जाए, बेसिकली टेंट सिटी जो होता है, एमबी गंगा विलास क्रूज के उद्घाटन के दौरान प्रधानमंत्री वाराणसी में टेंट सिटी का भी उद्घाटन किया था। इस टेंट सिटी का निर्माण सार्वजनिक निजी भागीदारी के प्रारूप वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा किया गया है। टेंट सिटी प्रतिवर्ष अक्टूबर से जून तक संचालित होती है। प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल में हल्दिया मल्टी मॉडल टर्मिनल का भी उद्घाटन किया है। हल्दिया मल्टी मॉडल टर्मिनल जो कि आपकी कोलकाता पश्चिम बंगाल में जलमार्ग विकास परियोजना के तहत विकसित हल्दिया मल्टी मॉडल टर्मिनल की कार्गो हैंडलिंग क्षमता 3 मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष है। केरल हमेशा न्यूज़ में रहता है, भले ही वो सुदूर दक्षिण भारत में स्थित राज्य हो, लेकिन वो अपनी कुछ न कुछ अनोखी पहल की वजह से हमेशा न्यूज़ में रहता ही रहता है। CPI की वहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया वहाँ पर सरकार में है। विजयन उनके मुख्यमंत्री हैं और वो सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा राज्य भी है एक तरीके से स्वास्थ्य सेवा के रूप में। तो केरल हमेशा न्यूज़ में रहता है, कुछ अलग प्रकार की लोकतांत्रिक चीज़ें करता रहता है। वो केरल उच्च न्यायालय क्षेत्रीय भाषा में देने वाला पहला राज्य मिला। संविधान की 8वीं सूची में जो 22 क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख किया गया है, उस पावर का यूज करते हुए केरल ने अपने उच्च न्यायालय में जो सबको आसानी हो निर्णय को सुनने में, इसलिए वो पहला उच्च न्यायालय ऐसा बन गया है। बात करते हैं उसके बारे में।
8वीं अनुसूची में जो लैंग्वेज है उसको तो आप जानते ही होंगे, असमी, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मणिपुरी, मराठी, हिंदी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू एवं मलयालम। इसमें से दक्षिण भारत के जो आपके राज्य हैं उनमें मलयालम, तो केरल में मलयालम बोली जाती है। फिर तेलुगु आपका हो गया हैदराबाद में, तेलुगु जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में, तमिल तो तमिलनाडु में बोला जाता है, और कन्नड़ जो है वो आपका बोला जाता है कर्नाटका में। इतने प्रकार के जो है 22 भाषाएं हैं। इनमें से मलयालम में ये अब क्षेत्रीय भाषा में पहला ऐसा हाई कोर्ट बन गया जो क्षेत्रीय भाषा में। इसमें जो महत्वपूर्ण जो चीज़ें उसको पढ़ लिया जाए, उल्लेखनीय है कि डी.वाई. चंद्रचूड़ जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, निर्णय को क्षेत्रीय भाषाओं में प्रकाशित करने पर जोर दिया था। डी.वाई. चंद्रचूड़ ने इसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट और प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण द्वारा संचालित प्रौद्योगिकी के उपयोग को सुझाव दिया था। उच्चतम न्यायालय के निर्णयों का तृतीय भाषा में अनुवाद करने के लिए न्यायमूर्ति अभय ओका की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई। क्या नाम है? उच्चतम न्यायालय के निर्णयों को क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद करने के लिए न्यायमूर्ति अभय ओका की अध्यक्षता में एक समिति की गठन की गई। इनका नाम याद रखिएगा, अभय ओका। स्मरणीय तथ्य क्या है? फरवरी 2023 को केरल उच्च न्यायालय क्षेत्रीय भाषा में मलयालम में निर्णय प्रकाशित करने वाला भारत का पहला हाईकोर्ट बना। उल्लेखनीय है कि केरल उच्च न्यायालय ने क्षेत्रीय भाषा मलयालम को 2 निर्णय प्रकाशित किए। ये निर्णय इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। इसमें देखा जाए तो पहला जो था वो वाहन क्रय निर्णय से संबंधित निर्णय है, दूसरा चेक डैम के निर्माण से संबंधित निर्णय है। अब फिर हमारा अगला टॉपिक है, इसमें दिया है निर्वाचन आयुक्त पर उच्चतम न्यायालय का निर्णय। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट निर्णय है दोस्तों, क्योंकि उच्चतम न्यायालय ने एक निर्णय दिया कि जो निर्वाचन आयोग, चीफ इलेक्शन कमीशन का जैसे जिस भी प्रकार से निर्वाचन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है भारत के लोकतंत्र के लिए। क्योंकि अभी तक क्या हुआ है, इसको पहले पढ़ लिया जाए। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति संविधान 324(2) के कार्यक्षेत्र के अधीन आती है। संविधान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति के लिए कोई भी विधायी स्पष्ट प्रक्रिया नहीं है। इसलिए अब तक ऐसा होता आया है कि प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल के सलाह पर राष्ट्रपति को सिफारिश करते हैं और राष्ट्रपति चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को नियुक्त करता है। लेकिन अभी हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने इसको लेके बहुत ही एक, जिसको कह सकते हैं, अप्रत्याशित रूप से एक फैसला दिया है। उसको आगे देखते हैं। स्मरणीय तथ्य क्या है? 2 मार्च 2023 को उच्चतम न्यायालय की 5 सदस्यीय संवैधानिक पीठ ने एक ऐतिहासिक निर्णय में मुख्य चुनाव आयुक्त एवं चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के संबंध में अहम फैसला दिया है। न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त एवं चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति एक समिति की सिफारिश पर की जाएगी, राष्ट्रपति द्वारा ही की जाएगी, लेकिन वो समिति बनाकर वो सिफारिश की जाएगी, जिस समिति में वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया खुद रहेंगे, प्रधानमंत्री भी रहेंगे, लेकिन एक तीसरा व्यक्ति भी रहेगा जो विपक्ष का, लोकसभा में विपक्ष का नेता होगा। यानी कि इसमें आपका गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट और गवर्नमेंट के साथ साथ जो सबसे प्रमुख विपक्षी पार्टी होती है लोकसभा में, उसका नेता भी रहेगा। तो इसमें हम एक लोकतांत्रिक तरीके से देखा जाए तो ये बहुत ही अच्छा निर्णय है, क्योंकि इसमें जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है इसमें इनकी पारदर्शिता बनी रहेगी। एक ऐसे व्यक्ति का चुनाव कर पाएंगे जो निष्पक्ष रूप से चुनाव को कराएं पूरे भारत में, क्योंकि इतना बड़ा देश है, निष्पक्ष चुनाव होने ही चाहिए। मुख्य चुनाव आयुक्त एवं चुनाव आयुक्त की 3 सदस्यीय सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। प्रधानमंत्री, लोकसभा के नेता तथा भारत के मुख्य न्यायाधीश शामिल होंगे। लोकसभा के विपक्षी नेता ना उपलब्ध रहने पर सबसे अधिक जनप्रतिनिधियों वाले विपक्षी दल का नेता इस समिति का सदस्य होगा। जब तक संविधान, इसमें एक क्राइटेरिया और इसमें लगा गया, जब तक संसद संविधान के अनुच्छेद 324(2) के अधीन कोई विधि नहीं बना लेता है तब तक इसी प्रकार से इसमें होगा। इसमें जो मुख्य रूप से 5 सदस्यीय संविधान पीठ की अध्यक्षता न्यायमूर्ति के.एम. जोसेफ ने की। के.एम. जोसेफ ने इस जो ये नियम बना था उस समय जो अध्यक्षता की थी, यह न्यायमूर्ति के.एम. जोसेफ ने की थी, तथा इसके अन्य सदस्य न्यायमूर्ति